नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राज प्लेटफॉर्म पर। आज हम अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, यानी भौतिक विज्ञान के अंदर। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होगा, इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो गति है, यानी मोशन है। आज हम गति मोशन के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान रखिएगा ये मेरा पार्ट फर्स्ट है। इसकी अगली वीडियो में आपको पार्ट सेकंड देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरा जो लेसन है, पूरा अध्याय ये कवर नहीं हो पाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो बनने में इंटरेस्ट भी कम आता है फिर। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो गति, सबसे पहले मोशन को देखेंगे। तो गति मोशन की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वस्तु द्वारा समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, जब वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करता है समय के साथ में, यानी टाइम के साथ जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो ये वाला जो एक्शन कहलाता है ये गति कहलाता है, यानी मोशन कहलाता है। यहाँ पे कोई वस्तु है जो कि स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में यानी ये विराम अवस्था में, और जब इसमें फोर्स मारा जाता है तो ये वस्तु यहाँ पहुँच जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये वस्तु जब पहुँचेगी तो इसको गति की अवस्था में, मोशन की अवस्था में कहा जाएगा। यहाँ पे ये रुकी हुई थी, जमीन पे रखी है, तो इसका मतलब विराम स्टेबल कंडीशन में होगी। गति की हम बात करें तो गति 2 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले है एक समान गति। एक समान गति का मतलब क्या हो गया कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि ज़्यादातर आपको थ्योरेटिकल ना रटाऊँ। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखने से कोई मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि जितना मैं समझाने का प्रयास करूँगा तो वो चीज़ और भी शानदार हो सकती है। यानी कि समझाने से हर चीज़ समझ में आ जाती है। समान समय अंतराल में समान दूरी जब कोई चीज़ तय करती है, कोई वस्तु तय करती है, तो वो एक समान गति में होती है। ध्यान रखिएगा, समान समय अंतराल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ, यहाँ पे ये कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये सरफेस है, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, इस पे यहाँ पे फोर्स, यहाँ से इस पे फोर्स मारा जा रहा है। ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे हमने फोर्स मारा, ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर यहाँ से फोर्स मारा, यहाँ पे पहुँच गया। यानी कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 सेकेंड का समय लगा, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी 1 सेकेंड का समय इसको लगता है। और इसने डिस्टेंस जो कवर की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो सपोज 1 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 मीटर की डिस्टेंस ने कवर कर दी। यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर दूरी, 1 सेकेंड में 1 मीटर दूरी, यानी कि समान समय, यानी 1 सेकेंड समान समय में समान दूरी 1 मीटर और 1 मीटर कवर कर रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट की, यानी इस वस्तु की जो गति होगी वो एक समान गति होगी, यूनिसेलुलर मोशन में होगा ये, यानी एक समान गति में होगी ये वस्तु। आगे हम देखेंगे असमान गति। असमान गति में देखें तो समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय होती है, इसका मतलब क्या हो गया। ऊपर वाले डायग्राम को देखिए कि अगर ये वाली वस्तु है यहाँ पे, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर, और अगर समान समय तो समान है, लेकिन उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे 1 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे उसने 2 मीटर कर दिया या 3 मीटर कर दिया। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी सरफेस है जहाँ पे वो रखा गया है। जब ऑब्जेक्ट पे यहाँ से फोर्स मारा जाता है तो वो यहाँ पे पहुँचता है, फिर यहाँ से फोर्स मार के वो यहाँ पे पहुँचेगा। ये इसकी पोजीशन होगी अलग अलग। पहले कंडीशन में यहीं पे होगा, ये यहाँ पहुँचने में इसको 1 सेकेंड का समय लगता है, यहाँ पहुँचने में भी 1 सेकेंड का समय लगता है। यानी समान समय तो समान है, लेकिन असमान दूरी तय हो रही है। यानी कि यहाँ पे उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। टाइम समान होने पर भी डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रही है, यानी कि समान समय में असमान दूरी तय हो रही है। तो ये कौन सा मूवमेंट होगा, कौन सा मोशन होगा, ये होगा असमान गति। गति वाला जो चैप्टर है, इसको समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत पदों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो फंडामेंटल टर्म है हमारी, उनको जानना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम मोशन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे।
सबसे पहले इसमें टर्म आती है दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, तय किए गए मार्ग की लंबाई, यानी कि कोई भी अगर आपका पाथ है, कोई भी रास्ता है, तो वस्तु द्वारा जितना तय किया गया मार्ग होगा वो उसकी अपने आप में लंबाई होगी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है सरफेस पे, ये ज़मीन है, और इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसने मार्ग तय कर दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने मार्ग तय किया, तो ये इसका अपने आप में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अपने आप में क्या होगा, डिस्टेंस है। तो तय किए गया जो मार्ग है, जिस रास्ते पे वो चला है, उस रास्ते पर चला गया जो मार्ग तय किया, उसने जितना भी मार्ग तय किया है, जितना उतना रास्ता कवर किया है, तो वो उसका डिस्टेंस होगा। क्लियर। आगे विस्थापन में चलते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा और दूरी डिस्टेंस में थोड़ा अंतर होता है। इसको देखते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। तो गति की प्रारंभिक यानी इनिशियल पोजीशन और तथा अंतिम यानी एंडिंग पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब इसको समझना बड़ा दिक्कत भरा काम है। देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये सरफेस है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फिर एंड में पहुँच जाता है। यहाँ पे इस पर फोर्स मारा जाता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है। अब इसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी वो ये थी, यहाँ पे था ये, और अंतिम स्थिति ये है, यानी ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी एंडिंग पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन। इनिशियल, अब गति की प्रारंभिक, जो मोशन में होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, और उसकी गति की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति यानी इनिशियल पोजीशन और एंडिंग पोजीशन के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस यानी मिनिमम डिस्टेंस, ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी बीच की, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए देख, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने। ये मैंने ये बॉल बनाई, ये सरफेस है कोई, ये बॉल नीचे ज़मीन पे टकरा के फिर ऊपर बाउंस होती है, फिर टकरा के फिर ऊपर बाउंस होती है, और यहाँ पे ये बॉल हमने रोक दी, यहाँ पे इस गेंद को हमने रोक दिया है, ये इसकी एंडिंग पोजीशन हो जाएगी। यानी कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी एंडिंग पोजीशन है। ये बॉल ज़मीन से टकराई, फिर उछली, फिर टकराई, फिर उछली, और यहाँ पे ये रुक गई। यानी कि इस बॉल के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो कितनी होगी, सपोज दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक का भी 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी 1 मीटर का डिस्टेंस है। यानी इसने टोटल दूरी तय की 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 × 4 4 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो इसने कितनी कवर की, 4 मीटर। और अगर इस विस्थापन की बात करेंगे तो गति की अवस्था में से प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी प्रारंभिक स्थिति ये थी, अंतिम स्थिति ये है, इसके बीच की न्यूनतम डिस्टेंस ये होगी। इसको भी सपोज दैट 1.5 मीटर मान लेते हैं। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा बहुत कम हुआ है, 1.5 मीटर। यहाँ पे जो हमारा विस्थापन होगा वो होगा 1.5 मीटर। विस्थापन हमेशा दूरी से कम होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दूरी से हमेशा कम होता है। यहाँ पे देखिए दूरी, इसने टोटल मार्ग तय किए गए मार्ग की लंबाई है, यानी 4 मीटर, और गति की अवस्था में प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन यानी बहुत कम है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा विस्थापन और दूरी में डिफरेंस। अगली टर्म हमारे पास चाल है यानी स्पीड है, और दूसरी है वेग यानी वेलोसिटी। तो चाल यानी स्पीड की हम बात करें तो उसको दूरी के पदों में डिनोट किया जाता है, और वेग वेलोसिटी की बात करें तो विस्थापन के पदों में डिनोट होगा। इसको पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि चाल को हमेशा दूरी के पदों में व्यक्त किया जाता है, और वेलोसिटी यानी वेग को विस्थापन के पदों में व्यक्त किया जाता है। पहले डेफिनेशन देखिए। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो उसकी चाल है। कोई यूनिट टाइम हमने दे दिया, उसके अंदर वस्तु ने जितनी दूरी तय की है, जितनी उसने मार्ग की लंबाई तय की है एक यूनिट टाइम में, तो वो उसकी चाल है। और एक यूनिट टाइम में यानी एकांक समय वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है, यानी विस्थापन मैंने आपको पहले बता दिया है, विस्थापन और वेग में दूरी में डिफरेंस बता दिया।
तो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा? वेलोसिटी, यानी उसका वेग होगा। चाल का जो मात्रक होता है वो दूरी बटे समय होता है, यानी दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। व्हीकल जो ज़्यादातर चलते हैं, यानी जो जितनी भी गाड़ियाँ चलती है वो स्पीड यानी चाल से चलती है। और वेलोसिटी का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसी कंडीशन में होता है जहाँ पे कोई वस्तु फेंकी जाती है, या फिर ऐसे मोशन में होती है कि जहाँ पे वो असमान गति की अवस्था में होती है, जब वो अलग अलग मीटर की दूरी तय कर रही हो या रुक रुक के चल रही हो, वहाँ पर त्वरण का भी इफेक्ट पड़ेगा। उसको हम आगे अभी बताएंगे आपको। तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग वेलोसिटी। विस्थापन वेग जो होता है विस्थापन बटे समय होता है, यानी कि विस्थापन का मात्रक मीटर ही होगा और समय का मात्रक सेकंड होगा, यानी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। आगे हम त्वरण को समझेंगे कि त्वरण क्या चीज़ है, यानी एक्सीलरेशन क्या चीज़ है। तो कोई भी गतिशील वस्तु है, जब उसके वेग में परिवर्तन होता है तो उसकी दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण, यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। गतिशील वस्तु की वेग परिवर्तन की दर क्या होगी? त्वरण होगी। इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। सपोज दैट ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो ट्रैफिक में हमेशा गाड़ी रुक रुक के चलती है, यानी फिर ब्रेक मारने पड़ते हैं, फिर स्पीड देनी पड़ती है, फिर ब्रेक मारना पड़ता है, फिर स्पीड देनी। इस प्रकार का जो मोशन होता है वो त्वरण के अंदर, यानी एक्सीलरेशन के अंदर आता है। त्वरण यानी वो कभी ऋणात्मक त्वरण में, कभी उसको वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी में जब परिवर्तन होगा तो उसकी रेट यानी दर को हम क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। गतिशील वस्तु या मूवमेंट में कोई वस्तु है, उसको जब उसका जब वेग परिवर्तन होता है, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी जब में जो उसकी वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो उसकी रेट को हम क्या कहते हैं? त्वरण, यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो वेग परिवर्तन बटे समय होता है, यानी वेग का जो मात्रक वो मीटर पर सेकंड और न्नीचे एक समय यानी सेकंड और है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका मात्रक हो गया। आगे हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ लेते हैं, क्योंकि गति वाला जो चैप्टर है इसमें न्यूटन के गति के नियम को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो न्यूटन के गति के नियम को हम देखेंगे। इसमें पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विराम में रहेगी और एक समान चाल से चल रही है तो चलती रहेगी, यानी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, उसकी गति का विरोध नहीं किया जाए। इसको एक बार फिर से देखेंगे। कोई भी वस्तु है, अगर वो विराम में यानी स्टेबल कंडीशन में है तो विराम में ही स्टेबल भी बनी रहेगी वो, और अगर एक समान चाल से वो चल रही है तो एक समान चाल से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रथम नियम जो है इसी चीज़ को डिनोट करता है कि वस्तु अपनी पोजीशन पे है। सबसे पहली बात तो ये है। डेफिनेशन को रटने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये अगर विराम अवस्था में है तो विराम में ही बनी रहेगी, और अगर मूवमेंट की कंडीशन में है तो मूवमेंट में ही बनी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, अगर कोई गेंद है और वो गेंद अगर ज़मीन पर रखी हुई है तो वो वहीं पर रहेगी, वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से जब तक उस पर बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाता। दूसरी चीज़, अगर वो मूवमेंट में चल रही, किसी ने फेंक दिया और वो लुढ़कती जा रही है नीचे, अगर ढाल पे है तो नीचे लुढ़कती जाएगी जब तक उसके मार्ग पे कोई ऐसी बाधा नहीं आ जाती जहाँ पे वो रुके, यानी उस पर कोई ना कोई फोर्स तब भी लगेगा, या तो सरफेस के अंदर उस पर घर्षण बल लग रहा होगा तो उसकी वजह से रुकेगी, यानी वो भी एक तरीके से बल ही है। तो पहला नियम यही शो करता है कि वस्तु की स्टेबल कंडीशन को शो करेगा, वस्तु की विराम अवस्था को शो करता है पहला वाला नियम गति का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी रुकी हुई है, स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहेगी, और अगर चलती एक समान चाल से चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ठीक, व्हीकल गाड़ी जब चलती है तो वो एक समान चाल से चलती रहती है अगर डाउन की कंडीशन है तो,
एक मूवमेंट में है तो एक समान मूवमेंट से चलती रहेगी। अगर उस पर फोर्स नहीं लगाए हम, तो फोर्स कौन सा, जब हम ब्रेक मारते हैं तो उस पर भी एक फोर्स लगता है तो उसकी गति को रोकता है। अगर वो नहीं लगाए तो वो चलती रहेगी। तो कोई भी वस्तु है जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता तो वो विराम में रहेगी, और अगर एक समान चाल से चलती है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगाकर उसको रोका ना जाए। ठीक है, क्लियर हुआ ये पहला नियम। ये वस्तु जो है अपने जड़त्व के गुण के कारण अपनी जगह में बनी रहती है, तो इस पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और इसकी खोज गैलीलियो ने की थी, इसलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इस पहले नियम का अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पहला एग्जाम्पल होगा फल का जमीन पर गिरना, अचानक ब्रेक लगने पर व्यक्ति का आगे झुकना। अब सबसे पहले वाले की हम बात करें तो उसको समझते हैं। फल का जमीन पर गिरने से क्या मतलब हुआ कि किसी पेड़ पे फल लगा है और अगर पेड़ को हम हिलाते हैं तो फल जो है उस पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, उस पर कोई बल नहीं लगा हुआ है, वो स्टेबल कंडीशन में है। लेकिन पेड़ पर हमने बल लगाया, पेड़ हिलता है और फल जो है अपनी पोजीशन पे ही है, यानी कि पेड़ की टहनी वहाँ से अलग होगी और फल अपनी स्टेबल पोजीशन होगा, इसके कारण वो नीचे गिर जाएगा, यानी वो विराम अवस्था में ही बना रहेगा फल, और टहनी वहाँ से हट जाएगी। इसके कारण फल जो है वो नीचे गिर जाता है। क्लियर। आगे, अचानक ब्रेक लगने पर व्यक्ति का आगे झुकना, यानी कि कोई भी वस्तु है अगर एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो यहाँ पे गाड़ी में कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है, अगर गाड़ी एक समान चाल से चल रही है, अचानक ब्रेक लग जाते हैं तो व्यक्ति का जो शरीर होता है वो विराम अवस्था में होता है। गाड़ी मूवमेंट में होती है, यानी गति की अवस्था में होती है, उस पर ब्रेक लगता है, व्यक्ति पे ब्रेक नहीं लगता। और जब व्यक्ति विराम अवस्था में होता है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करने का विरोध करता है, इसी कारण उस पर आगे की तरफ एक झटका सा महसूस होता है। ठीक, क्लियर हुआ। अब गति का द्वितीय नियम समझते हैं। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसको समझते हैं। अब किसी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाएंगे, इस नियम को F इक्वल टू ma से भी दिखाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी वस्तु है उस पर हम बल लगाएंगे तो उसके बल का जो मान होगा वो वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई भी वेट वाली वस्तु, अगर आपने कभी महसूस किया होगा, कोई गेंद है और सपोज दैट उसका 200 ग्राम का वजन है, वो जब हवा में फेंकी जाती है ऊपर और तेज़ी से नीचे की तरफ आती है तो आप उसको पकड़ते हैं तो आपके हाथ में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ये भारी हो गई है। तो भारी वो किसकी वजह से हुई है? उसके एक्सेलरेशन की वजह से और उसके वेट के मल्टीप्लिकेशन की वजह से। यानी उसका अपने आप में एक एक्सेलरेशन है, वो अपने आप में एक स्पीड में थी। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल का मान, उसका जो मान होगा वस्तु के द्रव्यमान और गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर्मूला इसका Fe इक्वल टू ma है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा नियम थोड़ा ये टिपिकल है, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि वस्तु का अपने आप में जो द्रव्यमान होता है, जो उसका मास होता है, और जब उसको त्वरण से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जो फोर्स होता है काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। आपने छड़ी देखी होगी, छड़ी आप जब अपने हाथ में रखी, अगर आप हथेली पे रखते हैं तो इतना दर्द महसूस नहीं होता, और जब उसको हवा में तेज़ी से किसी पे मारते हैं तो उसको ज़्यादा दर्द महसूस होता है। वो उसके त्वरण एक्सेलरेशन की वजह से होता है, यानी उसका जो मास जब एक्सेलरेशन के साथ जुड़ जाता है तो वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर हुआ। इसको F इक्वल टू ma से दिखाते हैं, यानी बल का मान द्रव्यमान गुणा गया त्वरण, यहाँ a त्वरण है, इसके गुणनफल के बराबर होता है, और इस नियम को इस फॉर्मूले से भी शो किया जाता है। क्लियर हुआ। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कैच करते समय गेंद के पीछे खींचना, यानी कैच करते समय कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वो गेंद को जब नॉर्मली पकड़ेगा तो उसके हाथ में ज़्यादा दर्द होता है, और जब कैच को गेंद को जब पकड़ता है तो पीछे की तरफ खींचता है, तो इससे वो क्या कर रहा है, उस गेंद का जो एक्सीलरेशन है, यानी कि जो उसका त्वरण है, उसको वो कम कर रहा है, उसको माइनस कर रहा है, तो उसके हाथों में चोट कम महसूस होती है।
दूसरा एग्जाम्पल है कांच के बॉक्स में भूसा भरा जाना। यानी कि कांच का अगर कोई भी बॉक्स है, उसमें अगर हम भूसा नहीं भरेंगे तो कांच आपस में टकराएगी। आपस में टकराने की वजह से क्या होगा, कांच के टूटने की संभावना ज़्यादा होगी। टूटने की संभावना ज़्यादा होगी, कांच हमारा वेस्ट हो जाएगा। जब उसके बीच में भूसा भरा जाता है तो इससे क्या हो जाता है कि कांच की जो प्लेटें होंगी या कांच की जो सरफेस होगी, उनके बीच में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो उसका कम हो जाता है, यानी उनके बीच में मूवमेंट कम हो जाती है। अगर इम्पैक्ट लगेगा भी तो ये जो भूसा होता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी एक तरीके से सस्पेंशन का काम करता है। सस्पेंशन का मतलब हो गया किसी भी चीज़ से झुकाव होता है, लचक देना, उस पर एक लचक, इम्पैक्ट जैसे झटके लगते हैं तो झटकों को एब्जॉर्ब करना। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है एक तरीके से। भूसा जो है ये अपने आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी का काम वहाँ पे करेगा, यानी उसके झटकों को सहन कर देगा, उनको अवशोषित कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। आपने देखा होगा गाड़ियों में बहुत सारे शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, कमानी लगाई जाती है पीछे के टायर्स में, आगे के टायर के नीचे लगाई जाती है, ताकि कोई भी ऊपर से अगर जो व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है उसको कम झटके महसूस, रोड गड्ढे पे अगर कोई गाड़ी जाती है तो उस पर झटके लगने की संभावना कम होती है। और व्हीकल पे लगता जरूर है लेकिन वो एब्जॉर्ब किया जाता है कमानी के द्वारा या स्प्रिंग के थ्रू भी होता है। स्प्रिंग भी जो है शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो यहाँ पे भूसा क्या करेगा, उनके बीच की मूवमेंट को कम कर देगा, कांच की प्लेटों की मूवमेंट को कम कर देगा, यानी उनका त्वरण माइनस कम हो जाएगा, जिसके कारण कांच के टूटने की संभावना कम होगी। तो यहाँ पे द्वितीय नियम यानी सेकंड नियम मैंने आपको समझा दिया है। तृतीय नियम की हम बात करें तो गति का जो तीसरा नियम है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नियम की जो डेफिनेशन है वो इस क्रिया प्रतिक्रिया के थ्रू ही कंप्लीट होती है। यानी कि ये एंटी रिएक्शन वाला नियम है, एक्शन टू एंटी रिएक्शन वाला नियम है। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी नियम का कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो उसी के बराबर में विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। समझने के लिए प्रयास करेंगे। अगर कोई स्प्रिंग है उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो वो अपनी वापस उसी कंडीशन में आने का प्रयास करती है, यानी हमारी उंगलियों पे या हमारे किसी भी अंग पे वो उतना ही फोर्स लगाती है। बॉल है, कोई रबड़ की गेंद है, उसको दबाया जाता है तो वो अपनी पुरानी अवस्था में आने का प्रयास करती है, यानी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मारती है। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक एक्शन के बराबर विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक एंटी रिएक्शन होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर किसी वस्तु पे हम कोई बल लगा रहे हैं तो विपरीत दिशा में एक बल लगता है, कोई क्रिया होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं उसे। यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही हो गया अपने आप में। इसके एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा, पहले आप डेफिनेशन को एक बार समझ लीजिए। किसी वस्तु पे कोई कार्य हम करेंगे, किसी वस्तु पे अगर कोई बल लगाया जा रहा है, उसको वहाँ से उसकी स्थिति से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई मान के चलो कि एक लकड़ी है जिसको आपने ज़मीन में गाड़ दिया मिट्टी के अंदर, और उस लकड़ी को आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ से उसको आप धक्का दे रहे हैं, दूसरी साइड में धक्का दे रहे हैं, तो वो जैसे आप उसको छोड़ते हैं तो वापस अपनी उसी स्थिति में आ जाती है, यानी वो भी उतना ही फोर्स आप पे अप्लाई करने का प्रयास कर रही है। तो आसान से शब्दों में इसका मतलब क्या निकला कि प्रत्येक क्रिया के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्लियर हुआ। इसके एग्जाम्पल हो गए रॉकेट का प्रक्षेपण, यानी रॉकेट जब आसमान में उड़ता है तो इसी सिद्धांत के अनुप्रयोग के हिसाब से उड़ता है, इसी यही नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। दूसरा जल में तैरना, यानी पानी में कोई व्यक्ति तैरता है तो पानी पे वह फोर्स मारता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर तैर रहा है तो ये पानी को पीछे की तरफ फोर्स मारेगा, इधर पीछे की तरफ, उल्टा पानी इसको आगे की तरफ फोर्स मारता है इस पर, तभी व्यक्ति जो है आगे आगे तैर पाता है। दूसरा रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट के अंदर जो जेट इंजन होते हैं
वो नीचे की ओर धक्का मारते हैं, ज़मीन की ओर नीचे की ओर धक्का मारते हैं। जब नीचे की ओर धक्का मारते हैं तो इसकी बराबर विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है, उसके ही फलस्वरूप हवाई ये जेट विमान जो आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों एग्जाम्पल आपके रॉकेट का प्रक्षेपण हो गया, जल में तैरना, ये तृतीय नियम पे ही डिपेंड करता है। आगे हम गति के समीकरण देख लेते हैं। गति के समीकरण को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। गति के समीकरण की हम बात करें तो इसमें पहला समीकरण होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनको समझते हैं, गति के समीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी या इनको ऐसे क्यों लिखा जाता है। तो जब भी कोई वस्तु एक समान चाल से, यानी ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये एक समान चाल से जब चलता है, कोई भी वस्तु जब एक समान चाल से गति करता है तो उसके प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी और उसके त्वरण, समय और दूरी में आपस में एक संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है, वस्तु की गति की अवस्था में जब एक समान गति कोई वस्तु करती है तो उसको समझाने के लिए, उसकी टर्म को समझाने के लिए, यानी उसकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए कि उसकी किसी भी टर्म की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, तो इनके बीच में एक संबंध होता है और इन संबंधों को 3 समीकरणों के थ्रू दिखाया जाता है। उसमें से पहला समीकरण है आपका ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है। इन तीनों समीकरणों की हेल्प से हम किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर अंतिम वेग दिया हो और प्रारंभिक वेग दिया हो और त्वरण नहीं है और समय हमें दिया हो, तो हम त्वरण की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वहाँ पे त्वरण कितना होगा। या फिर त्वरण दिया हो, समय की वैल्यू निकालें तो उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कहीं पे डिस्टेंस की बात होगी कि डिस्टेंस कितनी दूरी तय की है, अगर आपके पास ये सारी यूनिट्स दी हो तो आप डिस्टेंस निकाल पाएंगे, टी टाइम निकाल पाएंगे, त्वरण निकाल पाएंगे और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग निकाल पाएंगे। तो ये तीनों समीकरण हो गए। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें टर्म समझ लेते हैं। v जो है यहाँ पे अंतिम वेग है यानी फाइनल वेलोसिटी, u यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, s यहाँ पे तय की गई दूरी यानी कवर की गई डिस्टेंस और t यहाँ पे टाइम यानी लिया गया समय, जितना टाइम वस्तु को जाने में लगा है। आई होप यहाँ पे जो गति का जो अध्याय था उसका पार्ट 1 हमने अभी कवर किया, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको चीज़ें एकदम क्लियरली और ग्राफ के थ्रू या फिर ड्रॉ करके समझाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।